हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कल आपका एसएफएम का पेपर है। ऑल द बेस्ट दोस्तों एसएफएम के पेपर के लिए। सर आज आप क्या बताने वाले हो? आप ये बताओ। आज मैं आपको इक्वलाइजेशन लेवाई टॉपिक कराऊंगा। सारे क्वेश्चन देखेंगे अब तक के जितने भी न्यू सिलेबस में आए हैं। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, सारी वीडियोस देखना। मैंने जितने भी अब तक डाले सारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सबके लिए। मैंने सारे अटेम्प्ट के क्वेश्चन वगैरह सब कवर करा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? इक्वलाइजेशन लेवाई। सर इक्वलाइजेशन लेवाई आया क्यों था? पहले क्या होता था, लोग पेमेंट कर देते थे किसको? फेसबुक को, गूगल को। सब पेमेंट किस लिए करते थे? ये क्या करवाते थे? इससे क्या कराते थे? अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। क्या कराते थे? अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। तो सर ये पेमेंट करते थे तो इनको एक्सपेंस अलाउ हो जाता था? बिल्कुल अलाउ हो जाता था, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंस था ना, बिजनेस के लिए होती थी एडवर्टाइजमेंट। इस वजह से इनको क्या होता था? बिजनेस एक्सपेंस अलाउ हो जाता था। और ये जो पैसा किसको मिल रहा था? फेसबुक गूगल को। इनके टैक्सेबल ही नहीं होता था। क्यों सर टैक्सेबल क्यों नहीं होता था? क्योंकि इनकी पी नहीं थी इंडिया में। और डीटीडब्ल्यू में लिखा है जिनकी पीई नहीं होती उनकी टैक्सेबिलिटी नहीं होती। क्या होता था? इनकी फेसबुक और गूगल की पीई नहीं होती थी। तो पीई नहीं होती तो इनको टैक्सेबिलिटी नहीं होती थी। अब सरकार ने सोचा यार इनको हमने खर्चा अलाउ कर दिया, इनसे हमारी टैक्स की कमाई वैसी चली गई। और फेसबुक गूगल वगैरह का तो पीई नहीं है, इनसे हमारी टैक्स की कमाई वैसी नहीं हो रही। तो इक्वालिटी कहाँ है इसमें? इक्वालिटी कहाँ है हमारे लिए? इक्वालिटी है ही नहीं। तो इनने एक नाम सोचा, क्या? इक्वलाइजेशन लेवाई। लेवाई करनी है कुछ इक्वल करने के लिए। क्या? इक्वलाइजेशन लेवाई। निर्मला जी ने कहा इक्वलाइजेशन लेवाई लगा दो। तो ये किससे आया था? चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट। ये कोई इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट नहीं है, ये फाइनेंस एक्ट से आया था। किससे आया था? फाइनेंस एक्ट 2016 से। नाम क्या है? चैप्टर 8। तो इसका बेसिक आइडिया ये था, ठीक है ना। पीपल इन इंडिया यूज टू मेक पेमेंट टू फेसबुक गूगल फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। पीपल यूज टू क्लेम सच एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंडिचर। ऑल्सो द अमाउंट रिसीव्ड बाय फेसबुक गूगल इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया एज पर डीटीडब्ल्यू सिंस दे डू नॉट हैव पी इन इंडिया, ठीक है। इफ दे हैड पी दे वुड हैव बीन टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। नाउ टैक्स अथॉरिटीज आर लूजिंग रेवेन्यू सिंस द पेयर गेट्स अ डिडक्शन। पेयर कौन है यहाँ पे? जो पेमेंट कर रहा है किसको? फेसबुक और गूगल को। गेट्स अ डिडक्शन ऑफ अमाउंट पेड बाय हिम एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय फेसबुक गूगल इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। क्यों सर? डीटीडब्ल्यू के हिसाब से पीई नहीं होती तो टैक्सेबिलिटी नहीं आती। फॉर अपकमिंग द सिचुएशन इक्वलाइजेशन लेवाई कम इन फोर्स टू टैक्स इक्वली टू ऑल। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे क्यों आया था। आपको जनरल पॉइंट देखते हैं, फिर अपने सेक्शन चालू करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के। वो इनकम टैक्स नहीं, फाइनेंस एक्ट के जनरल पॉइंट्स। एनी अमाउंट पेबल टू फेसबुक गूगल ऑन और आफ्टर 1/6/2016, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2016 से आया था, इसकी वजह से ड्यू डेट बता दी इसकी 1/6/2016। इस सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवाई इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेबल ऑन सच पेमेंट। कोई टीडीएस नहीं कटा तो इक्वलाइजेशन लेवाई लग जाएगी उसमें। टीडीएस कट गया तो, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवाई क्या है? एक टाइप का टीडीएस ही तो है ना, एक टाइप का टीडीएस है, ठीक है सर। Finance Act 2020 provides that levy shall also be imposed on consideration received or receivable by non-resident e-commerce operator from e-commerce activities। मतलब किसी नॉन रेसिडेंट को ई-कॉमर्स ऑपरेटर से कोई सर्विस वगैरह मिली तो उसके पे जो पेमेंट करेगा कौन? नॉन रेसिडेंट, उस पर भी टीडीएस कटेगा, ठीक है सर। हाउएवर कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज विच इज टैक्सेबल इज रॉयल्टी। रॉयल्टी बन गई या फिर एफटीएस बन गई, शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इक्वलाइजेशन लेवाई। सर एक कौन सी सेक्शन बनती है? सेक्शन नंबर 9 में। अगर वो सेक्शन नंबर 9 में कवर्ड हो गई तो मतलब इस पे क्या लग जाएगा? 115। इस वजह से वो रॉयल्टी एफटीएस इसमें नहीं आती इक्वलाइजेशन लेवाई के दायरे में। वो एफटीएस वगैरह इसमें आ जाती है, सेक्शन 9 की वजह से 115A में आ जाती है कवर्ड। इस वजह से इसमें नहीं आती इक्वलाइजेशन लेवाई वाले में, ठीक है सर। समझ आ गया यहाँ तक तो मैं। अब हम देखते हैं अपना इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन 165 165A दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप चाहे 1.5x पे देख लेना, ठीक है ना। चलो दोस्तों, सेक्शन 165 चार्ज ऑफ इक्वलाइजेशन लेवाई ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज। किस पे? ऑन स्पेसिफाइड सर्विस। स्पेसिफाइड मतलब कुछ गिनी चुनी सर्विसेज। क्या है गिनी चुनी सर्विसेज? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ये देखो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, एनी प्रोविजन ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी। क्या? एक तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आ गया, या फिर क्लाउड वाली कोई सर्विस हो जाती है, डिजिटल स्पेस वगैरह वाली, और कोई ऐसी फैसिलिटी या फिर सर्विस वगैरह, ठीक है। मोटा मोटा आइडिया अपने को आ गया। किस पे लगेगा? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे लगेगा। अब कैसे लगेगा, क्या लगेगा, वो हम समझते हैं, ठीक है सर। इक्वलाइजेशन लेवाई शेल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6%। किस पे लगेगा? 6% ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। जितना पैसा मिलेगा उस पर 6% लगेगा। फॉर एनी स्पेसिफाइड सर्विसेज रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय नॉन रेसिडेंट। किस पे लगता है? ये नॉन रेसिडेंट पे। पहली बात तो किस पे लगता है? नॉन रेसिडेंट पे, ठीक है। फिर दोबारा पढ़ते हैं, इक्वलाइजेशन लेवाई शेल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एनी स्पेसिफाइड सर्विसेज रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय नॉन रेसिडेंट। किसको?
नॉन रेसिडेंट को कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है। ठीक है सर। हियर पेयर कैन बी रेसिडेंट इन इंडिया। पेयर कौन होता है? जो पे कर रहा है। पेयर कौन होता है? जो पे कर रहा है। पे मतलब जिसको रिसीव हो रहा है। पेयर कैन बी रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है। कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन और नॉन रेसिडेंट हैविंग पी इन इंडिया। ठीक है सर। मतलब ये देखो, फेसबुक नॉट हैविंग पी इन इंडिया कैन प्रोवाइड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन और एनआर हैविंग पी इन इंडिया। मतलब ये फेसबुक थी कोई सपोज, और ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है और ये एनआर विद पी इन इंडिया है। ठीक है ना। ये फेसबुक क्या हो रही थी? फेसबुक सर्विस दे रही थी किसको? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को। ये इसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। फेसबुक किसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही थी? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया या फिर एनआर विद पी इन इंडिया। एनआर विद पी इन इंडिया। इसकी कोई पी नहीं है, इस वजह से इक्वलाइजेशन लेवल लग रहा है। अगर इसकी पी होती तो वैसी टैक्सेबिलिटी आ जाती इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसको कंसिडरेशन दे रहे हैं, ये कौन दे रहे हैं? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फिर या फिर एनआर विद पी इन इंडिया। किसको कंसिडरेशन दे रहे हैं? फेसबुक को। तो इस पे क्या बोल रही थी निर्मला जी कि इस पे इक्वलाइजेशन लेवल लगाओ। इक्वलाइजेशन लेवल लगाओ @6%, क्योंकि तुमने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कराई फेसबुक से, तो इस पे इक्वलाइजेशन लेवल लगेगा, क्योंकि बाकी कोई चार्ज नहीं लग पा रहा था। तो मतलब क्या हुआ? मैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हूँ या फिर मेरी कोई, मैं एनआर हूँ और मेरी कोई पी इन इंडिया है, और मैं किसको पेमेंट कर रहा हूँ? फेसबुक को, गूगल को। किस लिए पेमेंट कर रहा हूँ? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवल काट के मैं पे करूंगा उसे पेमेंट। जितना भी मैं पेमेंट करूंगा किसको? फेसबुक को। जितना भी पेमेंट करूंगा मैं उस पर इक्वलाइजेशन लेवल काट के पेमेंट करूंगा। कितना? 6% काट के पेमेंट करूंगा। ठीक है सर। इक्वलाइजेशन में लेवल नहीं लगेगा। कब कब नहीं लगेगा? नॉट एप्लीकेबल। एनआर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मतलब कौन? फेसबुक हैज अ पी इन इंडिया। ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर उसको पी आएगा तो इक्वलाइजेशन लेवल हट के इनकम टैक्स एक्ट में चला जाएगा वो। ठीक है सर। एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड आर कनेक्टेड विद सच पी। पी आती दिक्कत खत्म, अपना मैटर खत्म इक्वलाइजेशन लेवल का। एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड बाय एनआर फ्रॉम पेई, पेई आएगा, पेयर, सॉरी पेयर ही आएगा, बिल्कुल पेयर पे पेमेंट कर, सॉरी। एग्रीमेंट अमाउंट रिसीव्ड बाय एनआर फ्रॉम पेयर इज अप टू 1 लाख। कितना है? अप टू 1 लाख है। 1 लाख है तो इक्वलाइजेशन लेवल के दायरे से बाहर हो जाएगा, चाहे उसकी पी नहीं भी होगी तो भी। चाहे उसकी पी नहीं भी होगी तो भी अप टू 1 लाख है तो हटा दो उस ट्रांजेक्शन को। ठीक है सर। वेयर द अमाउंट फॉर द स्पेसिफाइड सर्विस, कौन सी? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाली, बाय द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और द पी इन इंडिया इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन। सर ये अपने किसके लिए करा लिया? अपने मैरिज के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट करवा दी। ठीक है ना। अपनी कोई कुछ फंक्शन वगैरह उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करा दी। तो क्या ये अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर है? नहीं सर, ये तो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। केवल बिजनेस के लिए जो खर्चा होगा, बिजनेस के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होगी, उस पे ही इक्वलाइजेशन लेवल लगेगा। क्या बोला मैंने? एड्स वगैरह धंधे के लिए होने चाहिए। सर ये धंधा वर्ड कितना अच्छा है ना। इस वजह से मैंने लिखा है एड्स वगैरह धंधे के लिए होनी चाहिए। आपको इससे याद रह जाएगा बच्चों। ठीक है सर, ये हमारे को समझ आ गया 165 का क्रक्स पूरा। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है या फिर एनआर जिसकी पी इन इंडिया है, वो किसको पेमेंट कर रही है? फेसबुक, गूगल को पेमेंट कर रही है। किसके लिए पेमेंट कर रही है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए पे कर रही है। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो 6% इक्वलाइजेशन लेवल काट के पेमेंट करेंगे। सर इसकी एक्सेप्शन भी है क्या? कुछ एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन क्या है? अगर अप टू 1 लाख रुपीज का पेमेंट है, अगर अप टू 1 लाख रुपीज का पेमेंट है तो इक्वलाइजेशन लेवल नहीं लगेगा। और सर एक और क्या है? अगर एनआर की क्या है? पी इन इंडिया है। एनआर की क्या है? पी इन इंडिया है। तो वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट की अप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, तो इस वजह से इक्वलाइजेशन लेवल वहां भी खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारे को समझ आएगा 165 पूरा अच्छे से। अब हमारे को कराओ 165A। इसी का भाई क्या है? 165A। इक्वलाइजेशन लेवल ऑन ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ सर्विस। ये किस पे? स्पेसिफिक ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ सर्विस। ऊपर वाला किस पे था? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाले पे। ठीक है सर। The section has been introduced by Finance Act 2020, which explains that equalization levy shall be charged at the rate 2%. इसमें क्या रेट है? 2% रेट है of the amount of consideration received or receivable by e-commerce operator. कौन है? e-commerce operator। ठीक है सर, इसे पेमेंट रिसीव हो रही है, इसको पेमेंट रिसीव हो रही है। ठीक है सर। shall be charged at the rate of 2% of the amount of consideration received or receivable by e-commerce operator for e-commerce supply of service. इसने क्या करी? सर्विस दी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कौन होते हैं? जिनकी वेबसाइट होती है। क्या होती है? जिनकी वेबसाइट होती है। ये वेबसाइट के द्वारा अपनी सर्विस देते हैं, वेबसाइट के द्वारा अपनी सर्विस देते हैं। ठीक है सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज टू पे इक्वलाइजेशन लेवल। पहले वाले में हमने क्या देखा था? जो अपना 165 था उसमें कौन पेमेंट कर रहा था? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया काट के पेमेंट कर रहा था। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की लायबिलिटी थी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जमा करा है। इसमें किसकी लायबिलिटी आती है? जिसको पैसा रिसीव हो रहा है। क्या?
जिसको पैसा रिसीव हो रहा है, जैसे हम टीसीएस में पढ़ते हैं ना, सेलर की लायबिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराने की, ऐसी 165 में ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जमा कराए। ठीक है सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज टू पे इक्वलाइजेशन लेवाई। ओके सर, मतलब इसको एक्स्ट्रा अपने पास से जमा कराना पड़ता है। हियर पेयर जिसको सर्विस मिल रही है, पेयर जिसको सर्विस मिल रही है, ठीक है सर। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है, ठीक है, जिसको सर्विस मिल रही है, ठीक है सर। जैसे कि ये देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसको तो हमेशा पेमेंट मिलेगी कॉमर्स ऑपरेटर को, ठीक है सर। ये किसको सर्विस दे रहा है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है सर। पेयर ये हो गया अपना पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट फॉर सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स विच टारगेट्स कस्टमर रेसिडेंट इन इंडिया, या ये किसको कर सकता है? नॉन रेसिडेंट, ठीक है सर, जो किसको टारगेट करता है? इंडिया के लोगों को, ठीक है सर। और अ कस्टमर विच चेक्स द एडवर्टाइजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, या फिर जो कस्टमर जो कि इंडिया में बैठा है और इंडिया के आईपी एड्रेस से एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, ठीक है सर। ये नॉन रेसिडेंट वाले पॉइंट हो गए। सेल ऑफ डाटा एक और पढ़ते हैं, पेयर कौन है? नॉन रेसिडेंट हो सकता है फॉर सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, विच टारगेट कस्टमर रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, जो कि एडवर्टाइजमेंट किसके लिए करेगी? कस्टमर के लिए। और अ कस्टमर हु चेक्स द एडवर्टाइजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में कोई आईपी एड्रेस है जो इंटरनेट यूज करते हैं, उसका आईपी एड्रेस इंडिया का होगा, तो वो उसके बेसिस पे हो सकता है। या फिर किसके लिए? सेल ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। सेल ऑफ डाटा, डाटा जो हम करते हैं, जो डाटा को सेल करते हैं ना, जैसे कि कोई भी अपना काम का इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो वाला। कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, सेल ऑफ डाटा फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और फ्रॉम पर्सन हु यूजेस आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, या फिर आईपी एड्रेस इंडिया का आईपी एड्रेस यूज किया है, ठीक है सर। एक और मैं आपको क्रक्स में समझा दूंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। पर्सन हु बाइज सच गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल लोकेटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया का कोई कनेक्शन होनी चाहिए, सीधी बात, इंडिया का कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है सर। सर इक्वलाइजेशन लेवल कब कब नहीं लगेगा? इक्वलाइजेशन लेवल शेल नॉट बी चार्ज कब कब? ई कॉमर्स ऑपरेटर पीई जिसको पैसा मिल रहा है हैज अ पीई इन इंडिया, अगर पीई आ गया तो उसकी इनकम टैक्स एक्ट में एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पीई, और उस पीई से कनेक्टेड है जो सर्विस दे रहा है, वो पीई की मदद से दे रहा है, इस वजह से इक्वलाइजेशन लेवाई इज लेवाइबल अंडर सेक्शन 165। 165 पहले लग गई तो डबल क्या करेंगे इस पर लगा के, ठीक है सर। सेल्स टर्नओवर ई कॉमर्स ऑपरेटर, सेल्स टर्नओवर ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन से वालों का बच्चों? ये वाले सारों का, इनके सारों का, ये वाले सारों का। सेल्स टर्नओवर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लेस देन 2 करोड़ रुपीज फॉर ऑल सर्विसेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब उन सारी ट्रांजैक्शन से जितना भी पैसा आया ई कॉमर्स ऑपरेटर को, वो 2 करोड़ से कम है, वो 2 करोड़ से कम है, जितना भी पैसा आया सारे ट्रांजेक्शनों से वो 2 करोड़ से कम है, ठीक है सर। ये भी पॉइंट समझ आ गया। इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिसीविंग कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज which belongs to person resident in India on NR having P in India, क्या बोला? If e-commerce operator is receiving consideration for sale of goods or provision of services which belongs to person resident in India or NR having P in India, मतलब सपोज राम था, मिस्टर राम, मिस्टर राम का कुछ गुड्स था, सपोज 10 लाख रुपए के गुड्स थे, इसने किसको बेच दिया? अमेजोन को, अमेजोन से बेच रहा है, तो ये गुड्स पे तो पहले टैक्सेबिलिटी इंडिया में आ गई होगी ना, इस वजह से वो कहना चाह रहा है कि अगर वो गुड्स किसका पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मिस्टर राम और एनआर हैविंग पी इन इंडिया, तो पी इन इंडिया आते टैक्सेबिलिटी वैसे ही आ गई होगी, तो अगर चाहे अमेजोन से बेच ले तो भी कोई फायदा नहीं है इसका, तो भी उस पर इक्वलाइजेशन लेवाए नहीं लगेगा, ये कहना चाह रहा है, क्योंकि उस पर टैक्सेबिलिटी इंडिया में आ गई होगी पहले ही, इस वजह से। अब देखो मैं आपको पूरा इस चार्ट में पूरी समरी बता दूंगा। एनआर ई कॉमर्स हैविंग ई कॉमर्स नॉट हैविंग पी इन इंडिया, पी इन इंडिया नहीं है, ठीक है, उसको पैसा किससे मिल रहा है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया। पर्सन हु बाइज विद इंडियन आईपी एड्रेस, पर्सन हु बाइज विद इंडियन आईपी एड्रेस, ओबामा आया इंडिया में, उसकी बेटी ने कही कि सर मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, यहाँ से कुछ ना कुछ मैं परचेजिंग करके जाऊंगी, शॉपिंग करके जाएंगी, तो उसने फ्लिपकार्ट की साइट खोली, फ्लिपकार्ट की साइट से ऑर्डर कर दिया, क्या ऑर्डर किया वो उसको पता, ठीक है सर। एनआर, और किससे पैसा मिल रहा है? एनआर सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सेल ऑफ डाटा विद इंडियन आईपी एड्रेस, इधर इंडियन आईपी एड्रेस आएगा, मैंने सही तो की थी। एनआर सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सेल ऑफ डाटा विद इंडियन आईपी एड्रेस, ठीक है सर। इनसे पैसा मिल रहा है, इनसे पैसा मिल रहा है, किसको मिल रहा है? एनआर, जिसकी कोई पी नहीं है, तो इनसे अगर पैसा मिल रहा है और इन सबका अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो इक्वलाइजेशन लेवल कौन जमा कराएगा? ये एनआर जमा कराएगा। कौन जमा कराएगा? ये एनआर जमा कराएगा,
ठीक है, कितने रेट पे कराएगा? 2% पे जमा कराएगा। ठीक है सर, ये हमारे को समझ आ गया। कोई दिक्कत तो मुझे व्हाट्सअप कर देना आप, नंबर आप पे है ये, मैं लास्ट में एक और बार बता दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, अच्छे से समझा दिया मैंने आपको पूरा। एनआर है जिसको पैसा मिल रहा है किसी पर्सन रेसिडेंट इंडिया, पर्सन बाइज विद इंडियन आईपी एड्रेस, या फिर एनआर जो कि सेल करवा रहा है कि अपनी एडवर्टाइजमेंट और सेल ऑफ डाटा किसकी मदद से? इंडियन आईपी एड्रेस यूज करवा के, तो उसको जो एनआर है इसको इक्वलाइजेशन लगाए जमा कराना पड़ेगा। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। सर अब 166 क्या है? 166 देखो, सेक्शन नंबर 166 कलेक्शन रिकवरी और इक्वलाइजेशन लेवाई ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज। सर ये कौन से वाले स्पेसिफाइड सर्विस वाला कौन सा सेक्शन है? 165। 165 क्योंकि उसमें से क्या था? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और डिजिटल स्पेस वाला। एवरी रेसिडेंट पर्सन, क्योंकि उसमें टैक्सेबिलिटी किस पे आती है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड आर हैविंग पी इन इंडिया लाइक टीडीएस, ऐसे समझ लो। एवरी रेसिडेंट पर्सन हैविंग कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और अ नॉन रेसिडेंट हैविंग पी, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों। आ रहा है ना बिल्कुल अच्छे से, रीलिंक हो रहा है ना सारा? ठीक है दोस्तों। In India, shall deduct the equalization levy referred to in section 165 from the amount paid to payable to NR at the rate 6%. If aggregate amount of consideration paid for such specified services is more than 1 lakh, मोर देन 1 लाख होगा तभी तो। उस सेक्शन में लिमिट क्या 165 में? अप टू 1 लाख की लिमिट थी। क्या थी? अप टू 1 लाख की लिमिट थी। मोर देन 1 लाख होगा तभी इक्वलाइजेशन लेवाई कटेगा। बात तो सही है सर आपकी। इक्वलाइजेशन लेवाई डिडक्टेड शैल बी डिपॉजिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ लाइक टीडीएस। ठीक है सर। इफ एनी पर्सन फेल्स टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवाई ही इज ऑल्सो लायबल टू पेनल्टी। पेनल्टी क्या होती है? 1000 रुपए की, 1000 पर डे, 1000 पर डे। ठीक है सर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना, बहुत मेहनत करता हूं मैं इन सबको बनाने में। प्लीज लाइक दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो दोस्तों 166 से दिखाता हूं। सेक्शन नंबर 166 ए कलेक्शन रिकवरी और इक्वलाइजेशन लेवाई ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस। सर ये कौन से वाले के लिए? अपना 165 ए वाले के लिए। किसके लिए दोस्तों? 165 ए वाले के लिए। द इक्वलाइजेशन लेवाई शैल बी पेड बाय एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसमें क्या करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था ये वाला पॉइंट भी ऊपर। टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ फॉर द क्वार्टर एंडेड। इसमें क्या चलता है? क्वार्टर, जैसे अप्रैल टू जून का क्वार्टर था तो जून वाला क्वार्टर कब आएगा? अगले 7th ऑफ जुलाई वाले में पेमेंट होगा। सितंबर वाला क्वार्टर आया तो 7th ऑफ अक्टूबर वाले में। लेकिन अगर वो लास्ट क्वार्टर है अपना कौन सा? जनवरी टू मार्च वाला, तो उसकी पेमेंट कब तक होती है? 31 मार्च तक। कब तक होती है बच्चों? 31 मार्च तक। मैंने टेबल नहीं बनाई, टेबल भी बना सकता था, मैंने सोचा शॉर्ट कर थोड़ा नोट्स को, इस वजह से। अब आता है अपने देखो इंटरेस्ट का पॉइंट। सेक्शन नंबर 170 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवाई। अगर पेमेंट करने में डिले कर दिया तुमने, इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ। याद रखना बच्चों, 1% पर मंथ। इसका क्वेश्चन आएगा नीचे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम गलती करोगे, लिखवा लो मुझसे। Interest at the rate 1% per month of part of the month shall be applicable on late deposit of equalization levi under 165 165 ऊपर दोनों के लिए। 1050 की एग्जाम्पशन क्या कहती है? exemption to NR supplying services income arising to a non-resident from supplying specified services on which equalization levy under section 165 is levied shall be exempt for the purpose of calculating taxable income for the purpose of paying income tax। उस पे तो इनकम टैक्स लगेगा ही ना वैसे भी, तो लेवाई की तो बात आती नहीं है। जब इक्वलाइजेशन लेवाई आता है, इनकम टैक्स एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रही होती। अगर इनकम टैक्स एक्ट ही लग जाता तो इक्वलाइजेशन लेवाई लगता ही नहीं। ये तो सर हमें पता है, ये तो हमारे लिए बच्चों वाली बातें हैं अब। ठीक है सर। इट इज इंसर्टेड टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। जो इक्वलाइजेशन लेवाई पे करता है उसको एग्जम्पशन मिल जाती है। ठीक है सर। अब देखो क्वेश्चन करा देता हूं आपको, 4-5 क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, वो मैं आपको करा देता हूं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना, फिर से रिपीट हो सकता है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में ले लेना इस क्वेश्चन से। ठीक है सर, चलो कराओ। B23 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कीवी इंक कौन है? पहला कीवी इंक अ कंपनी बेस्ड इन यूएसए। कहां पे? यूएसए में। एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ मोबाइल फोन्स ग्लोबली। ठीक है। इट सेल्स ईच मोबाइल फोन फॉर यूएसडी 2000। कितने का बेचता है? एट द रेट 2000 एक मोबाइल बेचता है। अल्फा इंक अनदर कंपनी बेस्ड इन यूएसए। यहां पर क्या है? कोई अल्फा इंक। ठीक है। ओन्स एंड मैनेजेस अ वेबसाइट। इस पे क्या है? वेबसाइट है। क्या है इस पे? वेबसाइट है। ठीक है सर।
विच एक्ट्स एज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड ऑल्सो होस्ट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है सर, ये गुड्स वगैरह भी बिकवाती है और वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करवाती है, ठीक है सर। गामा एलएलसी, एक क्या गामा, गामा एलएलसी, ठीक है, a company incorporated in UK is engaged in manufacturing selling of printers, sir printer, yes printers, during the previous year 22-23 Kiwi Inc sold 80,000 मोबाइल फोन्स। Kiwi Inc ने क्या किया है, 80,000 मोबाइल बेचे हैं, 80,000 मोबाइल बेचे हैं। कैसे बेचे हैं अभी क्वेश्चन बताएगा। इसकी क्या है वेबसाइट, इसकी कोई वेबसाइट नहीं है, केवल मैन्युफैक्चर करता है और प्रिंटर वगैरह बेचता है, ठीक है सर। प्लेटफॉर्म थ्रू विच मोबाइल फोन्स आर सोल्ड थ्रू एप्पल इंक, एप्पल इंक की मदद से बेचे, ठीक है। कस्टमर्स टू होम मोबाइल फोन्स आर सोल्ड, पर्सन्स हु आर रेसिडेंट इन इंडिया, कितने बेचे, 15,000 मोबाइल बेचे, 15,000 मोबाइल बेचे, 15,000 अमाउंट नहीं है, 15,000 मोबाइल बेचे, ठीक है सर। थ्रू अल्फाइन, पर्सन हु आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया सिटिंग इन यूके, कहाँ पे बैठे, यूके में बैठे हैं, ठीक है सर। कितने मोबाइल फोन बेचे, 25,000 मोबाइल फोन बेचे, ठीक है सर। थ्रू कीवी इंक्स ओन वेबसाइट, कीवी इंक की खुद की वेबसाइट है, ठीक है सर, इसने अपनी खुद की वेबसाइट से बनाया है, ठीक है। पर्सन हु आर रेसिडेंट इन इंडिया, उन्हें बेचे कितने, 7,000 मोबाइल फोन बेचे, ठीक है सर, ये समझ आ गया हमारे को। थ्रू कीविंग्स ओन वेबसाइट, पीपल हु आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया यूजिंग इंटरनेट इन यूके, यूके का इंटरनेट यूज कर, मतलब आईपी एड्रेस यूके का था, ठीक है सर। थ्रू कीविंग्स फिजिकल स्टोर इन यूएस, फिजिकल स्टोर इन यूएस, तो इसका कोई लेना देना होना चाहिए, बताओ आप सोचो। फिजिकल स्टोर इन यूएस किसको बेच रहा है, पीपल हु आर रेसिडेंट इन इंडिया। अगर पीपल हु आर रेसिडेंट इन इंडिया इंडिया से परचेस करते तब बात समझ आती, ये यूएस के स्टोर से परचेजिंग हो रही है, ठीक है सर। इस कितने मॉडल चाहिए, 21,000, ठीक है सर। गामा एलएलसी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अल्फा इंक फॉर पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन द वेबसाइट, यहाँ गामा थी, यहाँ अल्फा थी, इसने क्या कॉन्टैक्ट कर लिया क्या, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, ठीक है सर। ऑन द वेबसाइट ऑफ अल्फा इंक फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मार्च, ठीक है। गामा एलएलसी पेड यूएसडी 50,000 फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया फॉर इंडियन कस्टमर्स, ठीक है, एंड यूएसडी 20,000 फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन यूके फॉर यूके कस्टमर्स, ठीक है। अल्फा इन गामा डू नॉट एंड पीवी, पी होती तो दिक्कत आई जाती, ठीक है सर। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस द इंडियन टैक्स इम्प्लीकेशन, $1 कितने के बराबर, 80 रुपए के। देखो दोस्तों, ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय कीविंग, पहला पॉइंट वाला देखते हैं, वाला ये वाला पॉइंट था अपना कीविंग वाला, ये जो बेचे थे इसमें। सेल ऑफ 15,000 मोबाइल फोन टू अल्फा इंक टू पर्सन्स हु आर रेसिडेंट इन इंडिया। अल्फा इंक द ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज टू पे इक्वलाइजेशन बाय @2% देनी पड़ेगी, सिंस द ई कॉमर्स सप्लाइज टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मैंने आपको सेक्शन बताया था, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को किया जाता है, और ये अपना ई कॉमर्स वाला पॉइंट है, तो उस पर लेवाई आती है, और कौन जमा कराएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर जमा कराएगा, ठीक है सर। द कंसिडरेशन एक्सिड्स 2 करोड़, कैसे 2 करोड़, 15,000 मोबाइल फोन से 2,001 मोबाइल फोन की 80 रुपए अपना क्या था एक्सचेंज रेट, तो कितना 240 करोड़। इक्वलाइजेशन लेवल लेवाई पेबल ऑफ अल्फा इंक, अल्फा इंक कौन है, जिसका ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है सर। 2% ऑफ 240 करोड़ कितना हुआ, 4.80 करोड़, इस वजह से आया। देयर वुड बी नो इनकम टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ कीवी इंक ऑन अकाउंट ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1050, वो तो वैसे भी इक्वलाइजेशन लेवल लग रहा है तो इनकम टैक्स की एप्लीबिलिटी आती नहीं है। Note: This view is taken since equalization levy is leviable on the gross sale consideration even though Alpha Inc is only facilitating sale of phones by Kiwi Inc. वो तो वेबसाइट है वैसे भी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। In this case accordingly Kiwi Inc can avail the benefit of exemption under section 1050, ठीक है, since the transaction has already been subject to equalization levy in the hands of Alpha Inc, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑल्टरनेटिव आंसर क्या दिया आईसीए ने, इट इज पॉसिबल टू टेक अ व्यू दैट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1050 वुड नॉट बी अवेलेबल टू कीवी इंक, ओके, कीवी इंक कौन थी अपनी दूसरी वाली, सिंस द इक्वलाइजेशन लेवी इज पेड बाय अल्फा इंक, इफ दिस व्यू इज टेकन दैट द इनकम एट्रिब्यूटेबल टू दिस ट्रांजैक्शन वुड बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कीवी इंक। मेरे को ये पॉइंट थोड़ा अजीब लगा, जब वो इक्वलाइजेशन लेवी का अपने पास प्रोविजन है तो इस पॉइंट का मतलब क्या बनता है, फिर प्रोविजन को मतलब क्या बनता है उस चीज का, आप खुद सोच के मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, क्या ये पॉइंट आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है सर। मेरे हिसाब से फिर सेक्शन 9 में कवर हो जाएगा यहाँ से तो, और फिर उस पर इक्वलाइजेशन लगाई की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट कराओ, सेल ऑफ 25,000 मोबाइल फोन टू अल्फा इंक टू पर्सन्स हु आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया सिटिंग इन यूके,
इस पे तो लगेगा ही नहीं, बाहर के लोग हैं, बाहर से ही कर रहे हैं सब काम, इंडिया की तो पॉइंट आया ही नहीं इसमें। Equalization levy is not restricted in the hands of Alpha Inc. on sale of mobile phones to non-resident based outside India. Income tax liability is also not restricted in the hands of Kiwi Inc. Since the income accrues and arises outside India, सब कुछ बाहर हो रहा है and is received outside India by a non-resident Kiwi Inc. इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिंपल सा पॉइंट था। सेल ऑफ 7,000 फोन्स थ्रू Kiwi Inc. ओन वेबसाइट टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इसमें तो आ जाएगा क्योंकि यही ई कॉमर्स ऑपरेटर बन जाएगा। कौन बन जाएगा? Kiwi Inc. वेबसाइट उसकी है ना, इस वजह से। इक्वलाइजेशन लेवी एट द 2% attracted in the hands of Kiwi since it has affected e-commerce supply to person resident in India, उनको दिया है। The consideration for which exceed 2 करोड़, सर 2 करोड़ कहाँ एक्सीड हो रही है ये तो बताओ। 7,000 into 2,000 into 80, 112 करोड़। सर 112 करोड़ से तो 2 करोड़ से बहुत ज्यादा है। ठीक है सर। इक्वलाइजेशन लेवी पेबल है Kiwi 2% of 112 करोड़, 2.2 करोड़। ठीक है सर। Sale of 12,000 phones through Kiwi Inc's own website to persons who are not resident in India using internet in UK, इस पे भी नहीं आएगा, इसमें इंडिया का कोई रिलेशन नहीं है बच्चों। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा अब तक। Equalization levy is not acted in the hands of Kiwi Inc. on sale of mobile phones to non-resident based outside India using internet protocol address outside India. Income tax liability is also not detected in the hands of Kiwi Inc. ठीक है, since the income accrues and arises outside India, सब कुछ ही बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, तो दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो मैं सेक्शन 9 वगैरह हमने पढ़ रखे हैं एनआर टैक्सेशन के, मैंने एनआर टैक्सेशन का आपका वीडियो भी डाल दिया था लास्ट 6 अटेम्प्ट्स का, वो भी देख लेना दोस्तों। सेल ऑफ 21,000 फोन्स थ्रू Kiwi's फिजिकल स्टोर इन यूएस टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इससे कोई मतलब नहीं, पर्सन रेसिडेंट से हमें फिजिकल स्टोर बाहर है तो सब कुछ ही बाहर हो रहा है ना। Since the sale has taken place outside India, no income is deemed to accrualize in India. जो सेक्शन में लिखा है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को सर्विस दी जा रही है, वो किस रेस्पेक्ट में लिखा है कि उसका पर्सन रेसिडेंट इंडिया कहाँ पे, इंडिया में रह रहा है एक्चुअल में, वहीं से ही परचेजिंग हो रही है। उसका इंटरप्रिटेशन ये है जो हम सेक्शन 165 में पढ़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने आपको पूरा Kiwi Inc. वाला पार्ट करा दिया। अब हम नीचे जो USD 50,000 वाला पार्ट था अपन वो वाला करेंगे, ये वाला पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम ये वाला पार्ट कर लेंगे। सही, अपना क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वाला खत्म हो जाएगा। USD 50,000 रिसीव फ्रॉम गामा LLC बाय अल्फा इंक। अल्फा इंक को पैसा मिल रहा है किससे? गामा LLC से, फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर इंडियन कस्टमर्स। ठीक है, ये तो सबको देखते ही समझ आ रहा होगा, है ना, बिल्कुल ठीक। अमाउंट ऑफ USD 50,000 वुड बी सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी। सर ये बताने की जरूरत नहीं, हमें तो ऐसे समझ आ गया, फटाफट करा दो। 2% 50,000 80,000 पे लग जाएगा। ठीक है सर। USD 20,000 रिसीव फ्रॉम गामा LLC फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन यूके, फॉर यूके, इंडिया को कुछ है ही नहीं। ठीक है सर। No equalization levy is restricted in respect of the sum of USD 20,000 paid since it is not for targeting Indian customers. Okay. No income tax liability restricted since no income accrues arises or it is deemed to accrue arise in India. कुछ भी इंडिया में नहीं है। ठीक है सर। ये वाला क्वेश्चन अपना बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप फिर से पढ़ लेना, मैंने अच्छे से करा दिया आपको बिल्कुल। अब हम देखते हैं नवंबर 22 का क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दम नहीं है, वेरी इजी। Messrs. Bogle LLC, an entity resident in USA, owns and operates an online shopping app FlipZone. इस पे क्या है, ये अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर है। इस पे कौन सी वेबसाइट है? FlipZone। ठीक है सर। फ्लिपकार्ट तो हमने सुना था, आज FlipZone नया सुना है। On this platform, it facilitates the sale of various kinds of goods owned by different entities. माल बेचता है सबका। Messrs. Bogle LLC does not have a P in India, तो हमें पता ही था, तभी तो इक्वलाइजेशन लगाया है। During the financial year 22-23, it gives you the following details. क्या क्या डिटेल दिया है? Receipts from sale of goods to person resident in India using internet from India, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, तो अपने लिए बच्चा चीज है। Proceed received from person resident in India while visiting some other neighboring countries, ये भी आ जाएगा क्योंकि इंडियन लोगों से आया है। ठीक है सर। You are required to discuss the tax implication. Messrs. Bogle LLC e-commerce operator है, since it is a non-resident owning and operating online shopping app, इस पे ये सब आ जाएगा, नॉर्मल सी बात लिखी हुई है। 2% आएगा क्योंकि अपना एक पहले से टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, 196 लाख, 7 लाख, 203 लाख, 2% करो 4.06 लाख। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें दम नहीं थी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, इसमें मैं बताऊंगा आपने कहाँ गलती करनी चाहिए थी। ठीक है ना। चलो दोस्तों, May 22 का 6 मार्क्स है। सन लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कारपेट्स। क्या बेचते हैं? कारपेट बेचते हैं। ठीक है। टू एक्सपेंड इज इंटरनेशनल सेल्स, इट हायर्ड द सर्विसेज ऑफ लंडन बेस्ड कंपनी शाइनिंग। किसकी? शाइनिंग, फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये सन थी, ये शाइन थी।
इसने शाइन के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मुझे तुम्हारी सर्विस चाहिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है सर, ठीक है। Shine Inc. has no permanent establishment in India. During the previous year 22-23, Sun Limited paid 5 lakhs to Shine Inc. for such services, deducted the equalization levy on 15th March. कब काटा है? 15th March. And it credited to the government on 15th 4. वो 15th 4. सर इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा? एडवर्टाइजमेंट वाला है, हमें तो लगेगा 165 क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वाला है। अगर कोई और होता तो हम लगाते 165A। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है। Compute interest liable to Sun Limited on delayed payment. Interest for delayed payment of equalization levy. Equalization levy कितनी लगी? 165 में 6% और 5 लाख कितनी है? 30,000। ठीक है सर। The equalization levy deducted कब थी? 15th of March को। Has to be paid to the central government, और हमने पढ़ा था कि 166 में कि ये था 7th of next month। और जो अपना मार्च वाले के लिए जो 31st होती है वो कौन से वाले में थी? 165A वाले के लिए। कौन से वाले के लिए थी? 165A वाले के लिए। यहाँ अपना सेक्शन लग रहा है 165, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। ठीक है सर। हैज टू बी पेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय 7/4/2023, 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, तो है 166 के हिसाब से। However, in this case, Sun Limited remitted same only on 15/4/2023। ये लिख रहा 15/4/2023, तो डिले आएगी बिल्कुल ठीक साहब। The delay in this case of 8 days, ठीक है। So simple interest at 1% is leviable per month or part of the month, per month part of the month। ठीक है सर। एट डेज के आ गए ना सब, 7 से लेकर 15 वाले के बीच का। ठीक है सर। अकॉर्डिंग इंटरेस्ट 1% और 30,000। सर इसका 1/12 भी तो करो। 1/12 भी करो, जल्दी करो फटाफट। नहीं बच्चों नहीं, क्योंकि 1% पर मंथ का रेट है। 1% पर मंथ का रेट है दोस्तों। मैंने कही थी ना यहाँ गलती हो जाएगी। मैंने भी एक बार क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने भी गलती कर दी थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में गलती करी थी, बट हमें ध्यान में रखना है ये चीज। ठीक है सर, आपने भी गलती करी तो हम भी एक बार तो करेंगे, मजा आ रहा है। चलो दोस्तों, सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच पेनल्टी कैन बी इम्पोज। सेकंड पॉइंट क्या है? व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज, सॉरी कैन नॉट बी इम्पोज। ठीक है सर। No penalty for failure to deduct or pay equalization levy shall be imposable if Sun Limited proves to the satisfaction of the AO। मैंने वाले फालतू वाले सेक्शन कवर नहीं करे, आप उनको देख लेना, बिल्कुल फालतू सेक्शन है, वो आता नहीं है इनसे, ऐसा कोई पॉइंट बनेगा एक आधा नंबर का, देख लेना वो वाला सेक्शन। मैंने मेन आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करा दिया है। That there was reasonable cause for the said failure। ठीक है। Further, no order imposing a penalty shall be made unless Sun Limited has been given reasonable opportunity of being heard। ये तो हमने असेसमेंट में खोद के पढ़ाएगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है सर। टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग अपील, आप मन से बोलो, आंख बंद करके पढ़ो, कितना? 30 डेज। याद आ रहा है ना? 30 डेज, यस। If Sun Limited is aggrieved by the order imposing penalty, it may appeal to Commissioner of Appeals within a period of 30 days from the date of receipt of the order from the assessing officer imposing the penalty। जब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ। ठीक है सर। अब आता है अपने दिसंबर 21 का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। फिर अपन करेंगे मई 19 का, आसान क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये वाला कराओ, मई दिसंबर 21 6 मार्क्स क्वेश्चन। मैसेज xyz.com, क्या है? मैसेज xyz.com एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये है अपने ऑपरेटर साहब। मैसेज xyz.com है, ऑपरेटर साहब है अपने। Incorporated in China, has no physical presence in India। ठीक है। It has no physical permanent establishment in India। It sells goods worth rupees 1.20 crores to Indian residents। कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे हम 1.20 crores को। ठीक है सर। Service provided to person resident in India by way of sale of online advertisement, when amount of bill or aggregate amount of bills to a person recipient of service during the financial year does not exceed 1 lakh। 1 lakh से exceed नहीं हो रहा तो अपना 165 तो खत्म हो गया। अब हम चेक करेंगे 165A। ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल इज 70 lakhs। ठीक है सर, 70 लाख से मेरे को तो 165 ये भी नहीं लग रहा। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? 165 में याद करो कि हम सारों का एडअप करते हैं, हम सारों का एडअप करते हैं, केवल एक का नहीं देखते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया, ये पॉइंट भी अच्छा था, मिस कर जाते हैं हम। Service provided to non-resident by way of sale of online advertisement which target resident Indian customers amounting to 20 lakh। ये भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। The above data pertains to financial year 22-23। ये सारे अमेंडेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको, मैंने अमेंड कर दिए हैं इन क्वेश्चनों को। इक्वलाइजेशन लेवल एट 2%, ये फालतू है, आप पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, ज्ञान है पूरा। xyz.com is an e-commerce operator since it is a non-resident managing an electronic facility, ये भी पता है। इक्वलाइजेशन लेवल 2% कब कब नहीं लगेगा?
पीई बन जाएगी, या फिर 6% से कट चुका हो, या फिर सेल्स टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़। अब हम देखते हैं इसमें 2% वाला क्यों लगेगा, बिल्कुल लगेगा क्योंकि इसकी पीई नहीं है। इसकी ये वाला 165 भी नहीं लगा क्योंकि बिलिंग लेस थी इस वजह से 1 लाख से। कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 165 ओवर 6% पे टीडी लिवाई नहीं कटेगा। ठीक है सर। सर इसमें क्या 2 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बच्चों। 1 करोड़ 20 लाख तो अपना पहले ही ट्रांजेक्शन में हो गया, ठीक है सर। 70 लाख अपना दूसरे ट्रांजेक्शन में हो गया, ठीक है सर। 20 लाख अपना लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में हो गया, कितना है 2 करोड़ 10 लाख, 2% करो 4,20,000। बात तो सही है सर। May 19 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप 2 मिनट में कर लोगे, आंखें बंद करती है अब तो। रघु लिमिटेड मेड अ पेमेंट ऑफ 3 lakhs on 30th 6 2022 टुवर्ड्स प्रोक्योरिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्पेस टू अ फॉरेन कंपनी। किसको दिए, फॉरेन कंपनी को, विच हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। द कंपनी रेमिटेड द इक्वलाइजेशन लेवाई ऑन 23 मार्च 2023। सर्विस कब दिया, 30/6/2022। होना कब तक चाहिए था इसका जमा, 7 जुलाई 2022। करा कब है, 23 मार्च 2023। तो इसके बीच का पीरियड में मुझे लोचा लग रहा है, ठीक है सर। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल, वेरी इजी क्वेश्चन, अब तो बच्चा क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है सर। इंटरेस्ट एट द रेट 1% ऑफ सच लेवाई और फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इफ नॉट क्रेडिट टिल 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब 7 जुलाई तक अगर नहीं किया। हियर रघु लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रेमिट द इक्वलाइजेशन लेवाई ऑफ 18,000। कैसे सर, अपना पेमेंट कितना था, 3 लाख का, 6% काटो कितना, 18,000, ठीक है सर। इतना करना था 7 जुलाई तक। अब सर इंटरेस्ट बनेगी कितनी, लगा लो, 9 महीने हुए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स बन रहे हैं तो सर। तो 1620 आ गई। पेनल्टी कितनी होती सर, आपने सेक्शन नहीं बताया हमें, कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ बता देता, 1,000 रुपये की पेनल्टी होती है पर डे की। सर डेज कितने बन रहे हैं, आप लगाओ, कब से लगाओगे, मैंने लिख दिया इधर, इधर आएगा 7 जुलाई, 7 जुलाई से आएगा। ठीक है दोस्तों। फेलियर टू रेमिट द इक्वलाइजेशन लेवाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट टिल 7th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ व्हिच लेवाई इज डिडक्टेड। ठीक है, 7 से आप 23 मार्च तक लगा लो, पूरा पूरा जब तक नहीं है 267 डेज बनेंगे आपके, 18,000 पे लगा लेना, 1,000 इंटू 260 2,67,000। लेकिन इसमें अपनी लेवाई कितनी बनी थी, 18,000, लेवाई से ज़्यादा तो होता ही नहीं, ये भी हमारे को पता है। तो ये अपना यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, किसी को कोई डाउट है 9897527291, मुझे व्हाट्सएप कर देना कोई भी क्वेरी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, एसएफएम पेपर के लिए धूम मचा देना, पेपर में मजा करेंगे, बिल्कुल सारे पेपर अच्छे से लिखेंगे दोस्तों, हारना नहीं है। जो बच्चा आईडीटी के एग्जाम के लास्ट के 5:05 तक, मतलब एक्स्ट्रा टाइम दे देते ना, तो 5:05 तक जो लिखता रहेगा बच्चा, समझ लेना उसकी जीत पक्की है, समझ लेना उसकी जीत पक्की है। वो अपने आप को पहले लिख देना मैं पास हूं, ठीक है ना दोस्तों, हारना नहीं है बीच में। बहुत बच्चों के मैसेज आया सर एफआर का पेपर बहुत कठिन आया था, कोई बात नहीं बेटा, कोई ना कोई पेपर तो कठिन आएगा ही। पिछला टाइम में ऑडिट आया था, समझ लो ऑडिट आसान आ गया तो तुम्हारे लिए तो वैसे ही फायदा हो गया आधे से ज्यादा, है ना। तो ऐसा समझ के चलो, अगर ऑडिट आसान आया तो एफआर तो कुछ भी नहीं है, एफआर में तो वैसे मिल जाते हैं 40-50 नंबर, मिनिमम तो इतने ही लाने हैं। कठिन पेपर आया था, याद रखना ग्रेसिंग भी होती है, डरना नहीं, ग्रेसिंग भी होती है दोस्तों। अच्छे से पेपर लिखेंगे, सारे पेपर लिखेंगे, है ना दोस्तों, मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट दोस्तों एग्जाम्स के लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।